जाने जहां की जानिब से पेश खिदमत है नमल नॉवल की एपिसोड 11 और चैप्टर है 6 पानी से गाढ़ा। और दुनिया के पहले कातिल को सजा सुनाई थी खुद मुसन्निफ़े आला ने। क्या वो मौत थी? नहीं, बल्कि वो जिंदगी थी। और कह दिया था खुदा ने कि ए काबिल, तुम फिरोगे ज़मीन में मफरूर बदनसीब निशानज़दा होकर, और तुम्हारी पेशानी के निशान से पहचान लेगा तुम्हें हर मिलने वाला। और ये भी फरमाया कि कोई कत्ल न करे काबिल को, क्योंकि जो कोई कत्ल करेगा काबिल को मैं उसे खुद सजा दूंगा 7 गुना ज़्यादा। हेनरी लॉन्ग फैलो की तहरीर, टेबल टॉक से माखौज। जवाहिरात बिल्कुल सुन सी हुई जुमर को देख रही थी, गो कि वो यही चाहती थी कि जुमर फारिस से इंतकाम ले, मगर फिर भी इतनी तेजी से होता सब कुछ उसे मुस्तरब कर रहा था। उसने बज़ाहिर मुस्कुरा कर सामने देखा जहां शादी का फंक्शन और रोशनियां नजर आ रही थीं, और हम्माद और किरण को भी। ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन ये इंतकाम फारिस से है या फिर खुद अपने से? अगर पहला पूरा हो जाए तो दूसरा भी कबूल है मुझे। जुमर भी स्पॉट नजरों से सामने ही देख रही थी। क्या तुम उसका मुकदमा रीओपन नहीं कर सकती? अगर अदालत उसको सजा दे दे तो ज्यादा बेहतर है। आप मेरी मदद करेंगी या मैं किसी और के पास जाऊं? आपको याद होगा आपने मेरे पास आकर मुझे पेशकश की थी कि अगर कभी मेरा इरादा बदला तो आप मेरे इंतकाम में मेरी मदद करेंगी। उसने सर्द स्पॉट से अंदाज मुझे देखा तो जवाहिरात फौरन मुस्कुराई। आगे बढ़कर नरमी से उसका हाथ दबाया। श्योर, मैं अपनी बात पे कायम हूँ। ये सब कुदरती तरीके से होगा और वो बहुत जल्द तुम्हारे घर तुम्हारा रिश्ता लेने आएगा। बस तुम इस अमर को यकीनी बनाना कि तुम्हारे वालिद इनकार ना करें। थैंक यू। जुमर का लहजा ठंडा था। जवाहिरात खामोशी से सामने देखने लगी। वो जहन में एक नया लाएअमल तरतीब दे रही थी। फंक्शन अब अपने इख्तिताम की जानिब रवां दवां था। सादी हुन्नैन के साथ खामोशी से बैठा गाहे बगाहे दूर खड़ी हल्की आवाज में बातें करती जुमर और जवाहिरात पर नजर डाल लेता। जवाहिरात ने उसे खुद को देखता पाया तो नजाकत से मुस्कुराई, और सादी जबरन मुस्कुराया और रुख फेरा तो हुन्नैन पे नजर पड़ी। वो गर्दन जरा मोड़ कर दूर हाशिम ही को देख रही थी। आंखों में नापसंदीदगी उभरी, चेहरा हुन्नैन के करीब किया। आयदा, इनसे ना ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इनकी किसी बात का एतमाद करना। हुन्नैन ने चौंक कर उसे देखा कदरे दिल गिरफ्ती से। वो झूठ नहीं कह रहे थे, उनको वाकई अफसोस है। कदरे रुकी। उनको अलीशा के लिए वाकई अफसोस है। जाने भी दो हुन्नैन। वो बेजार सा पीछे हुआ, फिर वहाँ से उठाया। हॉल के कोने में खुलते दरवाजे पे वो रुका। वो मर्दों के लिए मुख्तस रेस्ट रूम्स थे। अंदर शीशे से ढकी दीवार और सामने लगे बेसन की कतार, उसके आगे फिर बाथरूम्स थे। सादी एक बेसन के सामने आकर खड़ा हुआ, नल खोला, चेहरे पे छींटे मारे नल बंद कर दिए और साथ रखे टिश्यू उठाए, हाथ साफ किए, चेहरा उठाया तो ठिठक कर रुका। आईने में अपने अकब में हाशिम खड़ा नजर आ रहा था, दोनों हाथ पेंट की जेबों में डाले, फिटेड कोट का बटन बंद, नरमी से बगैर मुस्कुराहट के उसे देखता रहा। तुम मेरे ऑफिस नहीं आए, मेरी सेक्रेटरी ने दोबारा तुम्हें फ़ोन किया मगर तुमने नहीं उठाया। और वो सर झुकाए हाथ साफ करते हुए बोला, मैं मसरूफ था। और हाशिम भी सोचती हुई नजरों से उसका चेहरा देखता रहा। क्या इस हफ्ते आओगे? जी आऊँगा, मुझे और आपको बात करने की वाकई में ज़रूरत है। टिश्यू टोकरी में फेंक कर सादी संजीदगी से कहता हुआ मुड़ा। तुम्हारे पास कुछ है सादी जो मेरा है? तुम्हें चाहिए कि तुम मुझे वो पुरअमन तरीके से लौटा दो, नहीं तो क्या करेंगे आप? सादी कदम कदम चलता उसके सामने आया और उसकी आंखों में देखा। हाशिम यकटक उसे देखता रहा। 7 साल पहले जिस मासूम से लड़के से वो मिला था वो ये नहीं था, और हाशिम के माथे पे बल आए। मैं कुछ भी नहीं करूंगा बच्चे, सिवाय एक नसीहत के। जिस शख्स के खानदान के 2 लोग कत्ल हो चुके हैं उसको एहतियात से काम लेना चाहिए कि कहीं अगला नंबर उसी का ना हो। और सादी के चेहरे पे अजीब सा दुख उभरा। भवें सुकड़ कर उसने कदरे ताज्जुब से हाशिम को देखा। क्या आप मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं? क्या आप मेरी जान ले सकते हैं? और हाशिम ने जेब से हाथ निकालकर आदतन सादी का शाना छपछपाते हुए आगे बढ़ा, मगर जैसे ही उसका हाथ सादी के कंधे को छुआ वो करंट खाकर एक कदम पीछे हुआ, दोनों हाथ उठा दिए और बहुत सबसे एक एक लफ्ज चब्बा कर बोला, अपने इन हाथों से मुझे मत छूइएगा। और हाशिम का हाथ तो हवा में मुअल्लक रह गया। फिर उसने सख्त तासुरात के साथ सर को खम दिया, हाथ वापस नीचे कर लिया और हट कर खड़ा हो गया, और सादी भी तेजी से बाहर निकल गया। हाशिम ने एक नज़र अपने खाली हाथ को देखा। उस पे था पतली उंगलियां बाकायदगी से मैनिक्योर शुदा। उसने हल्का सा सर झटका, दिल में गहरा कर्ब उतरा। क्या वो दोनों वाकई वापस नहीं जा सकते थे अच्छे वक्तों में वापस? वो बाहर आया तो नौशरवां बेजार सा खड़ा दूर कुर्सी पे बैठी हुन्नैन और सादी को घूर रहा था।
क्या बकवास की थी मैंने? उसकी बहन का पीछा छोड़ दो, उसने आकर सख्ती से कहा तो शेरू ने गड़बड़ाकर भाई को देखा और फिर लापरवाही से शाने उचकाए। मुझे क्या? हाशिम ने घूर कर उसे देखा। तुम अभी तक उस शहरीन ट्रॉमा से निकले नहीं शेरू, बहुत हो गया। इसकी वजह से मैं शहरीन को कभी नहीं पा सकूंगा। पिछले 1 हफ्ते से यही सोच सोच कर मेरा दिमाग खोल रहा है और आप कहते हैं बहुत हो गया। ओ प्लीज, हाशिम ने बेजार सा होकर सर झटका। हमारे पास ना इससे बड़े मसाइल हैं। और क्या मसला? आपने तो कहा था वो आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं खोल सकेगा। तो फिर? नौशरवां हैरान हुआ। मगर वो जानता है कि मेरे हाथ पे किस किस का खून है। ये कहते हुए अपने हाथों को वो देख रहा था और नौशरवां के आईब्रो ताज्जुब से तने। वो वारिस गाजी की फाइल्स वगैरह के पीछे था ना, फारिस को बाहर लाने की कोशिश कर रहा था, मगर उससे ये कैसे पता चल सकता है कि आप किसी कत्ल में मुलविस? उससे मालूम है शेरू, और फिलहाल यही सबसे बड़ा मसला है। मगर हाँ, तुम उसको नहीं छेड़ोगे, मैं सब संभाल लूंगा, तुम कुछ नहीं करोगे। बरहमी से उसको तनबीह की और नौशरवान ने लापरवाही से शाने उचकाए। ओके। और फिर से उसकी उन्हीं नजरों से वो दूर बैठे सादी को देखने लगा। वो लोग अब घर जाने की तैयारी कर रहे थे और फंक्शन ढलते चांद की तरह दम तोड़ रहा था और आगे अंधेरी रात थी और सीन हुआ खत्म। जुमर शादी की तकरीब से लौटी तो उसकी हिदायत के मुताबिक सदाकत प्रोसिक्यूटर बसीरत से केस फाइल्स ले आया था। वो एक बड़ा सा बक्स था जो उसके कमरे के फर्श पे रखा था। वो अब्बा को सलाम और शब बखैर एक ही सांस में कह आई। दरवाज़ा मुकफ़ल किया, पर्स परे फेंका और अलमारी खोली। निचले खाने से एक छोटा सा डब्बा निकाला जिसमें अखबार के तराशे उस सुबह निकल कर बाहर जा गिरे थे जब फारिस बरी हुआ था। वो सुबह जब सब कुछ बदल गया था और डब्बा उसने बड़े बॉक्स के करीब ऊंधा कर दिया। कागज़, तराशे, नोट्स का ढेर लग गया। फिर उसने बॉक्स को भी उल्टा कर दिया और झुक कर जूतों के स्ट्रैप खोलकर उन्हें परे उछाला और घुंघराले बालों का गोल मोल जूड़ा बनाकर वो नीचे बैठ गई। जल्दी जल्दी उन चीज़ों को उलट पुलट करती हुए कुछ तलाश कर रही थी। आईब्रो भिंचे हुए, लब सख्ती से पैवस, आंखों में गुस्सा, और फिर ढेर तले से उसने एक तस्वीर निकाली और फिर दोबारा हाथ मारा। ये रही दूसरी तस्वीर। जब्त भरी सांस ली, तस्वीर लेकर उठी, नंगे पांव चलती दीवार तक गई जहां ऊंचा और चौड़ा सा ग्रीन बोर्ड आवेजा था। जुमर ने एक पेन उतारी और पहली तस्वीर वहां पे सामने लगा दी और फिर दूसरी भी। कदरे पीछे हटकर तुंदी से उनको देखा। जरताशा गाजी और वारिस गाजी, ये उसका बोर्ड था और अभी उसे ये भरना था। वो वापस पलट आई। नीचे ढेर लगी चीज़ों को उठाकर स्टडी टेबल पे उसने रखा, तरतीब से और सलीके से। अंदर उठता उबाल कुछ कम हुआ था। उसे मालूम था कि उसे क्या करना है, मगर पहले हुज्जत तमाम करनी थी। अपने ज़मीर को भी तो मुतमईन करना था कि हाँ वाकई हर रास्ता बंद होने के बाद मैंने ये कदम उठाया। इंसाफ के दरवाजे बंद हुए तो मैं इंतकाम की तरफ आई। वो स्पॉट संजीदा चेहरे के साथ कुर्सी पे बैठ के कागजात का पलंदा सामने रखा, टेबल लैंप ऑन किया। पहले सफ़े की पेशानी पे दर्ज था सरकार बनाम फारिस गाजी, और जुमर की तो निगाहें लफ्स लफ्स उबूर करती गईं। खिड़की के बाहर रात गहरी थी और हर गुजरता पल उसको मजीद अंधेरा करता जा रहा था, यहाँ तक कि वो तारीकी की इंतहा को पहुंच गई। इतनी स्याह कि जैसे सारी रोशनियां दम तोड़ गई हों। और फिर सुबह की पहली किरण नमूदार हुई। रोशनी को जैसे कोई रोज़न मिल गया। वो फैलती गई, कतरा कतरा, किरण किरण, और फिर रोशनी भी खूब तेज़ होकर पुरानी होती गई। सफ़ेद टी शर्ट और नीली जीन्स में मलबूस सादी ने जब जुमर के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया तो सूरज सवा नेज़े पे था। इतवार की सुस्त सुबह आज भी सुस्त थी। उसको पिछले इतवार की सुबह याद आई जब जुमर उसके रेस्टोरेंट आई थी और उससे गुर्दे के बारे में सवाल किया था। वह उदासी से मुस्कुराया, फिर सर झटका। दरवाज़ा दोबारा बजाया, कोई जवाब नहीं। सादी ने आहिस्ता दरवाज़ा धकेला तो वो खुलता चला गया और अंदर का मंजर वाज़े था। फर्श पे बेशुमार कागज़ बिखरे हुए थे, तस्वीर, फोटो स्टेट। वो आहिस्तगी से चलता अंदर आया और ताज्जुब से सर उठाकर दीवार को देखा। बोर्ड भरा हुआ था, ऊपर वारिस और जरताशा की तस्वीर, उनके आगे पीछे ऊपर नीचे बेशुमार तराशे कागजात चस्पां थे। सरकारी बनाम फारिस गाजी से मुतल्लिका शहादतें, सबूत, ना तमाम जवाबात, ना काफ़ी गवाहियाँ, सब वहाँ मुख्तसरन सजा हुआ था। और सादी ने गर्दन मोड़कर स्टडी टेबल की तरफ देखा। वहाँ भी फाइल्स बिखरी हुई थी और एक खुली फाइल पे सर रखे वो सो रही थी, आंखें बंद, नाक की लौंग चमकती हुई और ढीला जूड़ा खुलकर बिखर चुका था। वह हल्का सा मुस्कुराया, फिर करीब आया और मेज़ के किनारे हाथ रखकर झुका। फुफ्फो, साद ने नरमी से उसके साथ सर पे हाथ रखा। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं आपका सर दबा दूं? कहकर सर उठाने लगी तो वो सीधा हो गया और बंद आंखों से चेहरे से बाल हटाती वो सीधी होकर बैठी। लटें कान के पीछे रखी, आंखों को पोरों से मसला, फिर चेहरा मोड़कर गुलाबी ख्वाबीदा आंखों से उसे देखा और हल्का सा मुस्कुराई। तुम कब आए? अभी। मुझे रात को लगा था कि आप ठीक नहीं, आप कुछ परेशान लग रही थी। जहन के पर्दे पे जवाहरात से बात करती जुमर उभरी थी और फिर एक फिक्रमंद निगाह बिखरे कागजों पे डाली। आप क्या कर रही हैं जुमर? ओ ये, उसने इधर उधर देखा। ये प्रोसिक्यूटर बसीरत ने भिजवाए हैं। और फिर वो चीज़ें सुस्त रवि से समेटने लगी।
1.5 साल पहले मैं भी यही कर रहा था, मगर आपको यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। खिलाफ तवक्को जुमर ने संजीदगी से उसे देखकर कहा था और सादी एकदम सा चुप होकर उसी को देखने लगा। वाकई ये केस मुर्दा है, कोई भी चीज़ साबित नहीं करती कि फारिस गिल्टी है। वो आप फाइल में सफ़े तरतीब से लगा रहे थी, सिवाय आपकी गवाही के। मतलब वो एहतियात से एक लफ्ज़ कह रहा था, मतलब जो आपने कोर्ट में कहा, यानी कि फायरिंग से पहले फारिस गाजी के नंबर से फारिस गाजी की आवाज़ में आपको कॉल की गई थी। और तुमने? जुमर पुरसुकून ठंडी निगाहों से उसका चेहरा उसने देखा। अपने वकील के ज़रिए कोर्ट में यह साबित कर दिया कि वो कॉल जाली थी, कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करके फारिस से मुशाबह अल्फाज बनाई गई थी। जी, क्योंकि वो वाकई में जाली थी और इसीलिए जज ने मामू को रिहा कर दिया। सादी, तुम ठीक कह रहे हो। जुमर ने समझने वाले अंदाज में इस बात में सिर हिलाया। हो सकता है मुझे वाकई सेटअप किया गया हो, वो सब झूठ हो। मेरी गलत गवाही की वजह से फारिस, नाम भी लेना उसके लिए अजियतनाक था, ने 4 साल जेल में काटे। ये केस मुकम्मल तौर पे पढ़ने के बाद गैर जानिबदारी से मुझे वाकई ये लग रहा है कि मैं ही गलत हूँ। मुझे नहीं पता, मगर मेरा नहीं ख्याल कि अब मेरे पास कोई वजह बाकी रह गई है तुम्हारे मामू को मौरूद इल्ज़ाम ठहराने के लिए। इसलिए गो कि मेरा दिल पूरी तरह साफ नहीं हुआ, मगर मैं अपने इल्ज़ामात से पीछे हटती हूँ। यह संजीदगी से कहती हुआ फटाफट कमरे की चीज़ें अपनी जगह पे वापस ला रही थी। अगर मैं गलत हूँ और तुम सब ठीक हो, और शायद ऐसा ही हो, तो मैं हार मानती हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि आप हार माने, उसको दुख हुआ था। गुड, फिर तुम मुझे एक बात बताओ, फारिस ने जो मुझे कॉल की थी, जो तुम्हारे बकौल जाली आवाज़ थी, वट उसकी रिकॉर्डिंग तुम्हें कहाँ से मिली? रिकॉर्डिंग? सादी के हलक में कुछ फंसा। 1.5 साल पहले तुम्हारे वकील ने वो रिकॉर्डिंग अदालत में पेश की थी और तुम्हारे एक्सपर्ट गवाह ने यह साबित किया था कि उस आवाज़ का वॉइस प्रिंट फारिस की आवाज़ के वॉइस प्रिंट से मुख्तलिफ है, और उस रिकॉर्डिंग का सोर्स तुम लोगों ने कभी जाहिर नहीं किया। क्या तुम मुझे बताओगे कि वो तुम्हें कहाँ से मिली थी? उसकी संजीदा भूरी आंखें सादी पे ही जमी हुई थी, और सादी ने उसको देखते हुए लब खोले और फिर बंद किए और ज़रा सा सोचा और फिर ठहर ठहर कर बोला, मैं जवाब देने से इनकार करता हूँ, इस बुनियाद पे कि मेरा जवाब मुझे मुर्तकिब जुर्म जाहिर कर सकता है। कानून शहादत आर्टिकल 15 के तहत तुम्हें ये इस्तिस्ना हासिल नहीं है, क्योंकि ऐसे जवाब पे तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। और सादी ने उसे कहा, चूँकि हम कोर्ट में नहीं हैं इसलिए मैं जवाब ना देने का हक तो रखता ही हूँ। जुमर गहरी सांस लेकर मुस्कुराई और उसने कहा, ओके। सर को खम दिया और बाहर आकर सदाकत को चाय के लिए आवाज़ दी। सादी उलझा हुआ खड़ा रहा और फिर पलट कर उसे देखा। क्या आप फारिस गाजी को बेगुनाह कह रही हैं? मैं ये कह रही हूँ कि मैं दोबारा उस पर इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगी, वो मुतमईन सी कहती राहदारी में चलती गई। सादी ने फिर नजरें मोड़कर बोर्ड को देखा जो मुख्तलिफ कागजात से भरा था। जुमर ने केस पढ़ा, शहादतें, सबूत, वो सब देखा जिससे वो हमेशा मुंह फेर कर चली जाती थी, और उसे यकीन आ गया कि फारिस बेगुनाह है। सीधी सी बात है, उसे तो खुश होना चाहिए, मगर पजल का कौन सा टुकड़ा गायब था? सादा सी बात में छुपी कौन सी पेचीदगी उसे उलझा रही थी? सादी ने कई साल इस लम्हे का इंतजार किया था जब फुप्पो तस्लीम कर लें कि फारिस बेगुनाह था। वो लम्हा आ गया और गुजर भी गया, मगर वो मुतमईन क्यों नहीं था? क्या इसलिए कि वो कई साल पहले वाला मासूम सादी नहीं था, और आज के सादी का दिमाग उसे बता रहा है कि जुमर इतनी आसानी से मुड़ने वाली टहनी नहीं थी? तो फिर वो खुद से उलझता बाहर आ गया, और अभी उसे एक जगह और भी जाना था और सीन हुआ ख़त्म। कारदार कसर पे वो इतवार मामूल की चुस्ती और गहमा गहमी के साथ तुलू हुई थी। सादी ने नीची चारदीवारी पे हॉर्न दिया, उसे देखकर गार्ड्स ने दरवाज़ा खोल दिया। कार मखसूस चेक पॉइंट से गुजर कर आगे आई, ढलान अबूर की, और वो रहा सामने ऊंचा महल और उसके अकब में छोटी सी एनेक्सी। वो कार इस रविश पे आगे ले आया जो ऊंचे नीचे सब्ज़े के दरमियान से गुजर कर एनेक्सी तक जाती थी, और दफतन उसने रफ्तार आहिस्ता कर दी। हाशिम की अकबी बालकनी का मंजर सामने आया। वो नीचे सब्ज़े पे खड़ा था, ट्राउज़र और आधी आस्तीन की टी शर्ट में, हंसते हुए झुककर अपने पालतू कुत्ते लेबरडार के बालों को वह सहला रहा था। साथ में इख्तियार हंसती पुरजोश सी सोनिया भी खड़ी थी, और वो दोनों मदम आवाज़ में बातें करते हंसते जा रहे थे। गाड़ी की आवाज़ पे हाशिम ने सर उठाया, एक नज़र ड्राइविंग सीट पे बैठे सादी को देखा और दूसरी कार के रुख पे डाली, मतलब वो एनेक्सी जा रहा था, और फिर मुस्कुराकर सीधा हुआ और हल्का सा हाथ हिलाया। सादी ने जवाब में बिना मुस्कुराए दायां हाथ उठाया और पेशानी के करीब ले जाकर सर को खम दिया और खामोश सलाम। अदब पहला करीना है दुश्मनी के करीनों में, और कार आगे ले गया। हाशिम भी सर्द सी मुस्कुराहट से उसे दूर जाते देखता रहा और फिर सर झटक कर सोनिया की तरफ मुतवज्जा हो गया जो उसे कुछ कह रही थी। सादी ने कार एनेक्सी के करीब खड़ी की, पीछे देखे बगैर बरामदे में आया। बेल दबाई, बिजली नहीं थी, तभी घंटी नहीं बजी। उसने दरवाज़ा खटखटाया, जवाब नदारत।
اس نے انتظار نہیں کیا، چابی اس کے پاس تھی، فارس نے جیل کے زمانے سے اسے دے رکھی تھی۔ اندر آیا تو گھر خاموش کھڑا تھا۔ وہ قدرے حیران سے ایک کمرے سے دوسرے تک گیا۔ باہر فارس کی کار تو کھڑی تھی، تو پھر ادھر ہوں نیچے فارس کی آواز آئی تو وہ چونکا اور پھر گہری سانس لے کر بیسمنٹ کو جاتی سیڑھیوں تک گیا۔ نیچے پورے گھر کے رقبے جتنا بڑا سا کمرہ تھا جس میں بڑے بڑے ستون تھے، ارد گرد کاٹ کباڑ، پرانا فریزر، گاڑی کا سامان وغیرہ رکھا تھا، اور ایک دیوار پہ خالی ریکس سے یہاں کسی زمانے میں فارس کی پستولوں اور بندوقوں کی کلیکشن ہوتی تھی۔ جب پولیس نے اسے گرفتار کیا تو وہ سب لے گئی اور کچھ بھی واپس پھر نہیں کیا۔ سادی زینے اترتا تہ خانے کے فرش تک آیا۔ اندر سفید بلب جل رہے تھے، پھر بھی روشنی کم لگ رہی تھی۔ فارس دیوار سے لگی میز کے آگے کھڑا تھا اور سادی کی طرف پشت تھی، سر جھکا کر منہ میں کچھ چباتا، کچھ کاغذات الٹ پلٹ کر رہا تھا، مگر سادی نے اسے نہیں دیکھا۔ وہ میز کے پیچھے موجود دیوار کو دیکھتا قدم قدم آگے آیا۔ وہاں کوئی بورڈ وغیرہ نہ تھا، دیوار پہ ہی تصاویر، کاغذات، کٹنگز وغیرہ چسپاں تھیں، اوپر نیچے دائیں بائیں۔ یہ زمر کی دیوار سے زیادہ بھری ہوئی تھی، اور سادی کے آئی برو فکر مندی سے اٹھے اور ذرا خفکی سے رخ پھیر کر اسے دیکھا۔ تو آپ 2 ہفتے سے یہ کر رہے تھے؟ کوئی اعتراض؟ وہ پیالے میں رکھی سونف کے دانے اٹھا کر منہ میں رکھتا مڑے بنا بولا، اور ابھی تک سادی کو اس نے نہیں دیکھا تھا۔ مگر آپ کر کیا رہے ہیں؟ وہ اسی کے ساتھ آ کھڑا ہوا، آنکھیں سکیڑ کر اس کا داہنا رخ دیکھا، چھوٹے کٹے بال اور سنجیدگی سے سکڑی سنہری زرد آنکھیں جواب دیوار پہ جمی ہوئی تھیں۔ جو ساری زندگی کیا ہے، تفتیش۔ وہ سرخ مارکر لے کر دیوار تک گیا، ایک کٹنگ چسپاں کی اور مارکر سے اوپر سوالیہ نشان بنایا، پھر واپس مڑ کر سادی کو سنجیدگی سے دیکھنے لگا۔ تم کیسے آئے؟ مگر وہ اب گردن موڑ کر میز کے کنارے پہ رکھے بیگ کو دیکھ رہا تھا جس میں اس کی تازہ تازہ منگوائی گئی گنز تھیں اور گولیاں، اور یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے سادی کو بہت غصہ آنے لگا۔ وہ اس کی بے گناہی کے ثبوت دیتا تھک گیا، اور ادھر آ کر کوئی یہ سب دیکھ لے تو کیا یہ آپ کے نام پہ لائسنس شدہ ہیں؟ ناپسندیدگی سے گنز کو دیکھ کر اس نے مشکوک نظروں سے فارس کا چہرہ دیکھا۔ نہیں، اگر گرفتار کرنا ہے تو کر لو، تلخی سے کہتا وہ میز تک واپس آیا اور کاغذات اٹھا کر دوسری طرف رکھنے لگا، اور سادی نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ 1.5 سال پہلے میں یہی کر رہا تھا، مگر یہ تفتیش آپ کو کہیں نہیں لے کر جائے گی، اس کے آگے بند گلی ہے۔ تو پھر تم مجھے سکھا دو نا کہ تفتیش کیسے کرتے ہیں، میں ساری کلاسز اٹینڈ کروں گا۔ ناک سے مکھی اڑاتا وہ اثر لیے بنا بولا، اور سادی اف کر کے رہ گیا، پھر گھوم کر اس کے سامنے آیا۔ اگر آپ کو پتہ چل بھی گیا کہ یہ سب کس نے کیا ہے تو آپ نے یہ اسلحہ اس لیے لیا ہے نا تاکہ اس کو جا کر گولی مار دیں؟ تم خون کے بدلے خون پہ یقین نہیں رکھتے؟ بالکل رکھتا ہوں، مگر انتقام لینے کے بھی طریقے ہوتے ہیں۔ آپ اس کو مار دیں گے، کل کو اس کے خاندان والے کسی اور کو مار دیں گے، اور یہ سائیکل آف ریونج کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس نے فکر مندی سمجھاتے ہوئے آہستہ سے فارس کی کوہنی تھامی۔ ماموں، ہم ان کو سزا ضرور دلوائیں گے، مگر قانونی طریقے سے، اس طرح سے نہیں۔ اور فارس تیکھی آنکھیں کر کے اسے دیکھتا رہا۔ اور ان میں کون کون شامل ہے، وضاحت کرو گے؟ سادی نے کوہنی چھوڑی، پیچھا ہوا، تھوک نگلا اور ذرا سے شانے اچکائے۔ مجھے کیسے پتا ہو سکتا ہے؟ یہی تو پوچھ رہا ہوں، جو تمہیں پتا ہے وہ کس سے پتا ہے؟ اور سادی نے ٹھہر ٹھہر کر نظریں ملائے بنا دیوار کو دیکھتے ہوئے جواباً کہا، میں جواب دینے سے انکار کرتا ہوں اس بنیاد پہ کہ میرا جواب مجھے مرتکب جرم ثابت کر سکتا ہے۔ او کمان، تمہیں یہ استثناء قانون شہادت آرٹیکل 15 کے تحت حاصل نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، مجھے پتا ہے۔ وہ مسکرایا، اور فارس نے واقعی آئی برو اٹھا کر تعجب سے اسے دیکھا۔ سادی نے کندھے اچکائے، زمر پھپھو کا بھتیجا ہوں، آخر اتنا قانون تو مجھے بھی آتا ہے۔ اور فارس کے تاثرات قدرے پتھرا گیا، وہ سنجیدہ سا واپس مڑا اور سادی کی مسکراہٹ مدھم ہوئی۔ کیا ہوا؟ جو تمہاری پھپھو نے میرے ساتھ کیا وہ میں نہیں بھولا، اس لیے بہتر ہے ہم اس طرف نہ جائیں۔ چائے پیو گے؟ اور سادی کا دل بری طرح دکھا، مگر اس نے لب کھول کر بند کر لی اور پھر سر ہلایا۔ جی پیوں گا، اور کرسی کھینچنے لگا۔ اوپر کچن میں سامان رکھا ہے، بنا لو 2 کپ، میرے میں چینی نہ ہو۔ وہ جو بیٹھنے ہی لگا تھا رکا اور ناراضی سے اسے دیکھا اور بہت اچھا کہہ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ فارس بدستور گردن جھکائے کاغذات کھنگال رہا تھا۔ اینکسی کا کچن لاؤنج سے ملحقہ تھا، بالکل اوپن۔ اس نے سامان ڈھونڈا، چولہا جلایا، پانی میں پتی گویا جھونکی، پھر کھڑکی کو دیکھا۔ اس پہ کوئی پردہ وغیرہ نہ تھا، اور کھڑکیوں کے شیشے پہ گفٹ پیپر لگا کر بھونڈی سی بچت کی گئی تھی، اور یہ تو سب کو پتا ہے کہ زرتاشا ایک انتہائی پھوہڑ لڑکی تھی۔ سادی نے کھڑکی کھولی تو سامنے قصر کا عقبی حصہ نمایاں ہوا، ہاشم کتے کی طرف اچھالتا بال کو، اور وہ اسے منہ میں کیچ کر کے سونیا کی طرف بھاگتا، اور سونیا ہنس ہنس کے دوہری ہو رہی تھی۔ سادی کے چہرے پہ زخمی سا تاثر آیا، اس نے کھڑکی بند کر دی، زور سے ٹھک۔ 1 ہفتہ ہو گیا تھا ہاشم کی فائلز وہ لے کر بھی بے بسی سے بیٹھا تھا۔ اسے جلد از جلد ثبوت اکٹھے کر کے ہاشم کے پاس جانا تھا تاکہ زمر اور فارس کی آپس کی غلط فہمی کو دور کیا جا سکے۔
ذہن میں آگے کا لائے عمل بھی ترتیب دینا تھا۔ وہ چائے بنا کر نیچے لایا تو فارس اپنی بھوری دیوار کو دیکھ رہا تھا، نچلا لب دانت سے دبائے آنکھیں سکیڑ کر کچھ سوچتا ہوا۔ یہ آدمی، اس نے الیاس فاطمی کی تصویر پہ انگلی سے دستک دی۔ یہ وارث کا باس تھا اور اس نے وارث سے استعفیٰ مانگا تھا۔ ہر بند گلی کا سرا اس شخص تک جاتا ہے، یہ یقیناً کچھ نہ کچھ تو جانتے ہی ہے۔ اس نے تائیدی نظروں سے سعدی کو دیکھا اور اس نے شانے اچکائے اور کپ فارس کی طرف بڑھا دیا۔ فارس نے گھونٹ بھرا اور پھر بدمزگی سے اسے دیکھا۔ اس میں چینی ہے۔ او، میں تو بھول ہی گیا، سوری۔ سعدی نے معصومیت سے معذرت کی اور کرسی پہ بیٹھا اور اپنے کپ سے گھونٹ گھونٹ بھرنے لگا، اور فارس نے اسے گھور کر سر جھٹکا اور پھر دوبارہ دیوار کو دیکھنے لگا۔ وہاں چسپاں تصویر بلیک اینڈ وائٹ تھی اور پھر یکا یک ان میں رنگ بھرنے لگے۔ کوئی کوسے قضا چھائی اور زرد موسم میں بہار اتر آئی۔ فارس بالکل خاموش سا ان تصویروں کو دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ چلنے پھرنے لگی، گویا 4 سال پہلے کے مناظر ابھی ان کے آس پاس پیش آ رہے ہوں، اور سین ہوا ختم۔ اب ہم جا رہے ہیں 4 سال پہلے، وارث غازی قتل کے 7 دن بعد۔ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ قصر کاردار کے لیونگ روم کی اونچی کھڑکیوں سے دھوپ چھن کر آ رہی تھی۔ اورنگزیب کاردار بگڑے تاثر اور خفا آنکھوں کے ساتھ فون پہ بات کر کے ہٹے اور موبائل پھینکنے کے انداز میں صوفے پہ اچھالا۔ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی، ضبط کرتے ہوئے صوفے کے آگے 2-3 چکروں میں ٹہلے۔ دفتن ہیل کی ٹک ٹک کی آواز سنائی دی۔ اورنگزیب نے پلٹ کر خشمگی نگاہوں سے دیکھا۔ راہداری سے جواہرات چلتی ہوئی آ رہی تھی، بند گلے کا سفید لمبا گاؤن پہنے، دبلی پتلی، سمارٹ، جوان اور خوبصورت سی، یقیناً ابھی کہیں سے لوٹی تھی۔ کوہنی پہ اٹکا پرس مسکراتے ہوئے میز پہ رکھا اور قریب آئی۔ گڈ ایوننگ۔ گاؤن کے گلے پہ لگے بٹن کو 2 انگلیوں سے چھیڑتی وہ میٹھی مسکراہٹ کے ساتھ اورنگزیب کو دیکھ رہی تھی۔ یہ فارس کے بھائی کے قتل کا کیا چکر ہے؟ پولیس میرے گھر کیوں آ رہی ہے؟ وہ سخت نظروں سے اسے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ تمہارا مطلب ہے تمہارے بھانجے کے سوتیلے بھائی کا کیا چکر ہے، اور یہ کہ پولیس تمہارے گھر کی اینکسی میں کیوں آ رہی ہے؟ او سوری، وہ تو تم کئی سال پہلے اپنے بھانجے کو دے چکے ہو۔ جواہرات، وہ بظاہر تیش سے غرائے مگر اس جارحیت میں مدافعانہ سی جھلک تھی۔ بے فکر رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس کے بھائی کی خودکشی کو قتل قرار دے رہے ہیں اور اس کا الزام فارس پہ لگا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ فارس قتل کے وقت پارٹی میں نہیں تھا، وہ نرمی سے کہتی ہوئی آگے آئی، کارنر میں نصب ایکویریم تک آ رکی، گردن جھکا کر اس میں جھانکا۔ اور ٹھیک ہے، وارث کا موبائل فارس کی کار سے ملا ہے۔ 2 انگلیوں سے ایکویریم کا شیشہ بجائے مچھلیوں میں ہلچل سی مچی۔ جواہرات مسکرائی۔ اور ہاں، وہ رسی جس سے وارث کے ہاتھ پیر باندھے گئے تھے وہ بھی اس کے پاس سے ملی ہے، اور وہ تھا بھی وارث کا سوتیلا بھائی، مگر سیدھی ہوئی، سٹینڈ میں رکھے جار سے خوراک کی مٹھی بھری اور پانی کے اوپر کھول دی۔ سارے دانے پانی میں گر گئے۔ مگر اس سب سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہارے بھانجے کو گنز جمع کرنے کا شوق ہے، استعمال کرنے کا تھوڑی ہے۔ یقیناً یہ خودکشی ہوگی نہ کہ قتل۔ وہ دانہ ڈال کر ہاتھ ٹشو سے صاف کرتی چمکتی آنکھوں سے مسکراتی ہوئی ان کے سامنے آئی، ہے نا؟ اور غصے سے کھولتے اورنگزیب اس سے پہلے کہ مزید کچھ کہتے وہ ان کو وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گئی۔ تیز تیز چلتی وہ راہداری میں آگے آئی تو مسکراہٹ اضطراب میں تبدیل ہوئی۔ کنٹرول روم کے دروازے کو کھولا تو اندر موجود خاور اور ہاشم دونوں چونکے۔ وہ دروازہ بند کر کے ہاشم کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور سلگتی نظروں سے اسے گھورا۔ تمہارے باغ کی کیمپین ڈسٹرب ہو رہی ہے سب سے، اور وہ خوش نہیں ہے۔ ہاں، دیکھ چکا ہوں۔ ہاشم نے بیزاری سے دیوار پہ نصب سکرینز میں سے ایک کی جانب اشارہ کیا جہاں لاؤنج کے CCTV کیمرہ کی فوٹیج چل رہی تھی اور بنا آواز کی ویڈیو۔ باقی سکرینز پہ دوسرے مناظر تھے، اور لاؤنج کے علاوہ گیٹ، لان، بیرونی برآمدہ جیسے چند مقامات پہ ہی کیمرے نصب تھے۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ فارس کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اس لیے جو کرنا ہے نا جلدی کرو۔ ہاشم سنبھال لے گا، آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ وہ مسترب سے یہ کہہ کر آگے آیا اور خاور کی کرسی کے ساتھ جھک کر لیپ ٹاپ کو دیکھنے لگا جس پہ خاور ٹھک ٹھک کام کیا جا رہا تھا۔ آج تم سعدی اور فارس کے ساتھ پروسیکیوٹر کے پاس گئے تھے، کیا کہا اس نے؟ اسے فارس کی بے گناہی کا یقین ہے کیونکہ فارس کے پاس قتل کی وجہ نہیں ہے۔ اوہ، تو تمہیں ہاشم اسے قتل کروانے سے پہلے وجہ ڈھونڈ کر فارس پہ یہ سب پلانٹ کرنا چاہیے تھا نا؟ جواہرات غرائی اور وہ تیش سے اسی کی طرف مڑا۔ میں کارپوریٹ لائر ہوں، کرائے کا قاتل نہیں، اور میں نے کچھ بھی پلاننگ سے نہیں کیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے یہ غلطی تھی اور مجھے اس کو فکس کرنا ہے۔ رک کر اس نے غصے سے ماں کو دیکھتے ہوئے 1-2 سانسیں لیں۔ اور یہ سب اتنے آرام سے فکس نہیں ہوگا۔ صرف فارس نہیں، خاور بھی قتل کے وقت پارٹی میں نہیں تھا۔ اسی پل دروازہ رسمی سی دستک کے ساتھ کھلا۔ ہاشم اور جواہرات کرنٹ کھا کر اس کی طرف گھومے۔ خاور بھی بے اختیار کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اوہ، آئی ایم سوری، وہ انکل نے بلایا تھا تو۔ وہ زرتاشا تھی، چوکھٹ پہ رک کے واپس جانے لگی۔
आप लोग बिजी हैं, इट्स ओके, मैं बाद में आ जाऊंगी। कदरे तजब्जुब से माजरत करते हुए एक कदम पीछे हटाया और बारी बारी सबके चेहरे देखे जो सफ़ेद पड़ गए थे। नहीं, हम तो बस बात कर रहे थे। हाशिम ने थूक निकला और चेहरे पर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट लाता आगे आया, मगर उड़ी रंगत और आंखों में आती परेशानी दबा नहीं पा रहा था। सॉरी, मैं तो ऐसे ही आ गई थी। वो ज़रा शर्मिंदा, ज़रा सोचती उलझती निगाहों से उनको देख रही थी। वो आपस में इतने उलझे हुए थे कि उसे आते स्क्रीन्स की फुटेज में देखा ही नहीं। उफ, कोई बात नहीं, हम एक ही तो ख़ानदान है। जवाहिरात फीका सा मुस्कुराई। अपनी जगह से वो 1 इंच भी नहीं हिल पा रही थी। कहीं उसने कुछ सुन तो नहीं लिया? अंकल फारिस के बारे में पूछ रहे थे, वारिस भाई के केस की पेशरफ्त वगैरह। मैं यही आपसे पूछने आई थी। मुझे तो कोई कुछ बताता ही नहीं है। कहते कहते उसने तिरछी नज़र खावर पे डाली जो बिल्कुल दम साधे खड़ा था। साउंड प्रूफ दरवाजे को खोलते वक्त आखिरी फिक्रा कान में पड़ा था। सिर्फ फारिस ही नहीं, खावर भी उस वक्त पार्टी में नहीं था। हाशिम खंगार कर गला साफ करता बाहर आया और जरताशा भी चौखट से हटकर राहदारी में आ खड़ी हुई और हाशिम ने बात शुरू करने से कबल ज़रा एहतियात से उसे देखा। वो 24-25 बरस की खुश शक्ल, स्याह आंखों और स्टेप में कटे बालों वाली लड़की थी। इस वक्त आईब्रो ज़रा उलझन से सिकोड़ कर उसे ही देख रही थी। हम सभी को पता है कि फारिस बेगुनाह है। उसकी गाड़ी से कुछ मिलने से कुछ साबित नहीं होता जरताशा। वो काफ़ी संभल कर उसकी आंखों में देख कर कह रहा था। रही बात प्रोसिक्यूटर की, तो वो खामखा फारिस पे शक कर रही है और उसको बार बार सवाल जवाब के लिए अपने पास बुला रही है। प्रोसिक्यूटर जुमर, सादी की फूफो। अभी दोपहर को भी फारिस वहीं था और जरताशा की उलझन मदम हुई। उसकी जगह नागवारी सी उभरी। वो फारिस पे शक कर रही है। उसने फारिस को कहा है कि वो उसे अपनी अलीबी लड़की से मिलवाए। उसको फारिस की बेगुनाही का सबूत चाहिए। अब मालूम नहीं कितने दिन वो बेचारा उसके ऑफिस के चक्कर लगाता रहेगा, मगर सुमर को कौन समझाए। तो जब तक उसको यकीन नहीं आएगा वो फारिस को अपने पास बुलवाती रहेगी। वो तेजी से उसे देखते हुए बोली। ओ कम ऑन, हाशिम ने बेपरवाही से सर झटका। रोज के चंद घंटे उसके साथ गुजार लेने से उनके दरमियान कोई पुरानी बात शुरू नहीं हो जाएगी। भरोसा करो अपने शौहर पर। और हाशिम के लिए अल्फाज ताश के पत्ते थे। आगे पीछे उलट पुलट करके उनको तरतीब दिया। मर्जी के सामने लाया, मर्जी के छुपाया और मर्जी का मतलब निकाल लिया। और जरताशा लब भेंचे जब से वापस मुड़ गई और वो फौरन उसके पीछे आया। सुनो, तुम्हें भी फारिस पे शक है? बेशक वो पार्टी में इस वक्त नहीं था, मगर वो दोनों साथ साथ राहदारी में चल रहे थे जब हाशिम ने पत्ते फिर से सजाए, मगर वो तेजी से उसकी तरफ घूमी। सिर्फ फारिस ही क्यों, खावर भी तो पार्टी में नहीं था। फिर पुलिस सिर्फ फारिस के पीछे क्यों आ रही है? उसने जो सुना था उसने उगल दिया, मगर हाशिम तैयार था और बज़ाहिर हैरत से सर इस बात में हिलाया। वाकई अजीब बात है। मैं भी अभी मम्मी से यही कह रहा था कि खावर भी उस वक्त नहीं था और भी कुछ लोग नहीं थे, मगर और कौन? उसने उसी तेज़ी से बात काटी। यही हमारे कुछ दोस्त, मगर मेरी पार्टी कोई ऐसा पैमाना तो नहीं कि जो उसमें नहीं होगा वही कातिल है, लिहाजा उसी पे शक किया जाए। व्हाट, ये फारिस पे शक, प्रोसिक्यूटर की उससे तफ्तीश, ये सब जानबूझ के किया जा रहा है। मुझे नहीं पता। वो उलझती हुई बाहर निकल गई और हाशिम खड़ा उसे जाते देखता रहा। वो वापस आया तो दम साधे खड़ी जवाहिरात तब तक नहीं बोली जब तक कि उसने दरवाज़ा बंद करके लॉक न कर दिया और फिर गहरी सांस लेकर उन दोनों की तरफ घूमा। उसने कोई नुकसान पहुंचाने वाली बात नहीं सुनी। मेरे आसाब जवाब दे रहे हैं हाशिम, जवाहिरात चीख पड़ी। इस सब को ख़त्म करो, फारिस पे सब इल्ज़ामात साबित करवाओ, उसे जेल भिजवाओ ताकि मैं सुकून की नींद सो सकूं। जानता हूँ, वह संजीदगी से कहता खावर के लैपटॉप तक आया और सवालिया नज़रों से उसे देखा। कहाँ तक पहुंचा काम? हो गया सर। वो ताबेदारी से स्क्रीन पे उसे कुछ दिखाने लगा। जवाहिरात सामने खड़ी थी और फिक्रमंद उलझी हुई सी उन्हीं को देखने लगी। तुम क्या प्लान कर रहे हो? बाहर लॉन में जरताशा सीने पे बाजू लपेटे सर झुकाए किसी अजीब कश्मकश में चलती जा रही थी और दफदन आवाज़ों पे रुकी गर्दन घुमा कर देखा। लॉन के किनारे मसनूई आबशार थी। वो उस वक्त बंद थी और उसके स्टेप पे शहरीन बैठी थी। टाइट्स के साथ सुर्ख कफ्तान नुमा शर्ट पहने वो च्युइंगम चबाती सर झुकाए मोबाइल पे बटन दबा रही थी और जरताशा लम्हे भर को सोचा कि उसकी शर्ट, गर्दन की माला, कलाई का कड़ा और ये लॉन्ग शूज़, ये किस किस ब्रांड के होंगे। मगर फिर उसने सर झटका और उसकी तरफ आई। शहरीन ने चौंक कर सर उठाया, फिर आंखें सिकोड़ कर उसे देखते चेहरे पे सामने को आए सुनहरी बाल पीछे हटाए। हेलो जरताशा, वो मुस्कुराई थी। क्या तुम मुझे सोनी की बर्थडे पार्टी की वीडियो दे सकती हो? मुझे अपनी कज़न्स को तुम्हारी साड़ी दिखानी है। एक्स्ट्रा कॉपी होगी ना तुम्हारे पास? श्योर, खावर ने बहुत सी सीडीज़ मुझे दी थी, मैं मैरी एंशियो के हाथ भिजवाती हूँ। तफाखराना शान उचकाए और जरताशा नरमी से थैंक्स कह के आगे बढ़ गई और सीन हुआ ख़त्म। चलने ही को है एक समोम, अभी रक्स फरमा है रूह बर्बादी।
تم ایک تیر سے کتنے شکار کرنا چاہ رہے ہو ہاشم؟ اگر کچھ غلط ہو گیا تو؟ پھر سے سن لیں، پلان کچھ بھی غلط نہیں ہوگا. ہم زمر پہ فائرنگ کریں گے، گن فارس کی استعمال ہوگی، اور ہوٹل کے جس کمرے سے گولی چلے گی وہ بھی اسی کے نام پہ ہوگا. گن پہ فارس کے فنگر پرنٹس بھی ملیں گے. اور اگر وہ مر گئی تو؟ جواہرات کو ہول اٹھ رہے تھے. اس کو نہیں مارنا ہم نے ممی، وہ بظاہر فارس سے تفتیش کر رہی ہے، اس پہ شک کر رہی ہے. ایسے میں زمر کو یہ حملہ ایک مجرم کو خود کو چھپانے کا حربہ لگے گا. وہ یہی سمجھے گی کہ گرفتاری کے خوف سے فارس نے یہ سب کر دیا ہے. اگر اس نے اسے فارس کے خلاف سازش سمجھا تو؟ ہاشم پہلی دفعہ کھل کر مسکرایا اور خاور کو دیکھا اور وہ بھی مسکرایا. جواہرات نے باری باری دونوں کو دیکھا. کیا میں کچھ مس کر رہی ہوں؟ زمر یہ کبھی بھی نہیں سمجھے گی کہ یہ فارس کے خلاف سازش ہے. وہ فارس کو ہی قصوروار سمجھے گی کیونکہ یہ بات اسے فارس خود کہے گا. اوکے، اور فارس اسے یہ بات کیوں کہے گا؟ جواہرات اب ذرا اکتانے لگی تھی. وہ اس طرح ممی کہ ہم فارس کی طرف سے زمر کو یہی بات کہلوائیں گے. ہرگز نہیں ہاشم، جواہرات نے خوف سے سر جھٹکا. زمر کو آج بھی فارس کی بے گناہی کا یقین ہے اور کل بھی ہوگا. ہم اس کو فارس کی طرف سے کال کریں گے. کہتے ہوئے ہاشم نے خاور کی طرف اشارہ کیا اور خاور نے لیپ ٹاپ سکرین جواہرات کے سامنے کی اور وہ مشتبہ نظروں سے اسے دیکھتی قریب آئی. کیا تم دونوں وضاحت کرنا پسند کرو گے؟ خاور نے سر کو اس بات میں ہلایا اور سکرین کو دیکھتے ہوئے مؤدب انداز میں سمجھانے لگا. میں نے اس سافٹ ویئر میں فارس کی تمام ریکارڈنگز ڈال دی ہیں جو میرے پاس ہیں. ہم پچھلے ایک ہفتے سے اس کا فون ٹیپ کر رہے تھے اور اب دیکھیے. وہ چند بٹن دبا کر مزید صفحے کھولنے لگا اور جواہرات بصور مشکوک سے اسے دیکھے گی. میں جو بھی ٹائپ کروں گا وہ فارس کی آواز میں ابھر کر سامنے آ جائے گا اور ہم فارس کے فون سے پروسیکیوٹر کو کال کریں گے اور ہمارا کہا ہوا اسکرپٹ اس کی آواز میں پڑھا جائے گا. وہ یہی سمجھے گی کہ یہ فارس ہے اور اس پہ حملہ کرنے سے پہلے اس کے سامنے اعتراف جرم کر کے اپنے ضمیر کی آخری چبھن نکال رہا ہے اور اس کو ختم کر کے آخری ثبوت پہ مٹانا چاہتا ہے. لیکن چونکہ وہ زندہ بچ جائے گی اس لیے وہ اسی کال کو فارس کے خلاف استعمال کرے گی. آف کورس زمر کے پاس یہ ریکارڈنگ تھوڑی نہ ہوگی، لیکن اس کو فارس کے الفاظ ساری زندگی یاد رہیں گے. اس بنیاد پہ وہ اسے جیل بھی بھیجوائے گی اور وہ اس کے خلاف سب سے بڑی گواہ بھی ہوگی. اور دیکھیں ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، وہ دونوں ایک دوسرے کے سب سے بڑے دشمن بن جائیں گے. جواہرات قدرے حیرانی سے دونوں کے چہروں کو دیکھنے لگی اور لب دانت سے کاٹے وہ کافی متفکر نظر آ رہی تھی. ہاشم، اگر کچھ غلط ہو گیا نا، اگر زمر ہماری چال میں نہ آئی، اگر اس نے اس سب کو ایک سوچ سمجھا پلان سمجھا تو پھر ہماری قسمت کا فیصلہ اسی کے ہاتھ میں ہوگا. مگر میں اپنے خاندان کے لیے اچھی امید رکھنا چاہتا ہوں. وہ شانے اچکا کر سپاٹ سا نظر آنے لگا اور جواہرات نے مسکرا کر سر ہلایا مگر وہ ابھی بھی خوش نہیں تھی. آنکھوں میں شدید اضطراب تھا اور پھر یکا یک کسی خیال کے تحت اس نے چونک کر ہاشم کو دیکھا. لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، اگر فارس نے واقعی وارث کا قتل کیا ہے اور وہ زمر کے سامنے اپنے کال میں اعتراف جرم بھی کر لے گا تو بھی وجہ قتل کیا ہوگی؟ کم از کم اس سارے پلان میں مجھے وجہ قتل تو نظر نہیں آ رہی. اور ہاشم کے تاثرات قدرے سخت ہوئے. اس کی آنکھیں سکڑ گئیں اور ان میں ایک عجیب سا جذبہ ہلکورے لینے لگا. اس نے گردن موڑ کر دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے ابھی زرتاشا واپس گئی تھی اور پھر دوبارہ ماں کی طرف رخ پھیرا. جب وہ بولا تو اس کی آواز میں زخمی پن سا تھا. وجہ قتل سامنے ہے اور میں اس کو اس سب میں فٹ کر لوں گا، بھروسہ کیجیے. ہاشم ہر چیز سنبھال سکتا ہے. جواہرات بس اس کو دیکھ کر رہ گئی اور اس نے سوچا کہ وہ ہاشم سے پوچھے کہ وہ وجہ قتل کیا بنا رہا ہے، لیکن پھر اس نے پوچھا نہیں. دل پر پڑے بوجھ بڑھتے ہی جا رہے تھے اور وہ بے دلی سے اٹھ کر وہاں سے آ گئی. باہر آئی تو اورنگزیب لاؤنج میں بیٹھے تھے. ان کے سامنے جواہرات نے چہرے پہ مصنوعی مسکراہٹ ویسی ہی سجا لی اور بڑی تمکنت سے آگے بڑے صوفے پہ بیٹھ گئی. ٹانگ پہ ٹانگ رکھی، بازو صوفے کے ہتھے پر جمایا اور مسکرا کر انہیں دیکھا. ان کے تنے تاثرات مزید تن گئے اور قدرے مدافعانہ سی جارحیت سے وہ اس کو دیکھ کر بولے، ہاشم سے کہو جلد از جلد یہ معاملہ ختم کریں. میں اس وقت اس طرح کا کوئی سکینڈل افورڈ نہیں کر سکتا. جواہرات نے مسکرا کر اس بات میں سر کو خم دیا اور کم از کم اس معاملے میں وہ دونوں متفق تھے اور سین ہوا ختم. رستے دیارے دل کے بھی کتنے عجیب تھے، سب راہرو تھے، کوئی یہاں رہنما نہ تھا. اینکسی کے باہر شام گہری ہو رہی تھی اور بالائی منزل کے ماسٹر بیڈ روم میں بیڈ کے کنارے بیٹھی زرتاشا کے چہرے پہ سوچوں کا جال تھا. وہ ہتھیلی پہ ٹھوڑی گرائے انگلی پہ سامنے کی لٹ لپیٹتی دور کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہی تھی. باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی. کبھی کبھار وہ گردن موڑ کر اس طرف بھی دیکھتے اور پھر دوبارہ سے خلا میں دیکھنے لگ جاتی. اس کا ذہن تو منقسم تھا. ہاشم سے کی گئی باتیں، زمر کا ذکر، فارس کی غیر موجودگی، سب کچھ اسے بہت ہی زیادہ الجھا رہا تھا. اگر خاور کا پارٹی میں موجود نہ ہونا اتنا اہم نہیں تھا
तो फिर हाशिम ने बतौर ख़ास इस बात का जिक्र क्यों किया था? फिर उसको आते देखकर उनके चेहरे इतने उड़ क्यों गए थे? जरताशा के पास बहुत से सवालात थे, लेकिन जवाब एक का भी नहीं था। दफतन फ़ोन की घंटी बजी। वो बेजारी से उठी और घूमकर साइड टेबल तक आई। फारिस का मोबाइल बज रहा था और ऊपर लिखा था मैडम जुमर। जरताशा के लब भिंचे, आंखों में अजीब सी नागवारी उभरी। चंद लम्हे वो फ़ोन देखती रही, फिर झपट कर उठाया, ज़ोर से बटन प्रेस करके कान से लगाया। जी फरमाइए। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर जुमर यूसुफ बात कर रही हूँ। जुमर कहते हुए ज़रा झिझकी। मुझे फारिस से बात करनी है। मैं फारिस की बीवी बोल रही हूँ, आपको फारिस से क्या बात करनी है? जरताशा का लहजा खुश्क और सर था और जुमर लम्हे भर के लिए चुप हो गई। फ़िलहाल तो ठीक हूँ, लेकिन जिस तरह आप मेरे शौहर के साथ बिहेव कर रही हैं ना, मुझे नहीं लगता कि अगली दफ़ा हम इतनी ही खुशगवारी से बात कर सकेंगे। लाइन पे चंद लम्हे की खामोशी छाई, फिर जुमर की आवाज़ उभरी तो उसमें गहरा ताज्जुब था। सॉरी, मैं आपकी बात नहीं समझी। हालांकि आपको समझना चाहिए था कि मेरा शौहर बेगुनाह है, फिर भी जिस तरह आप मेरे शौहर को बार बार मुजरिम साबित करने पे तुली हैं, इस सब से मुझे तो यही लगता है कि आप उससे कोई पुराना बदला उतार रही हैं। आखिर मेरे शौहर ने आपका क्या बिगाड़ा है? वो बामुश्किल गुस्सा जब्त करते हुए कह रही थी, और इतने दिनों का अंदर उबलता लावा किसी न किसी तरह तो फट नहीं था। दूसरी जानिब जुमर हैरत से फ़ोन को देख रही थी। फिर उसके तासुरात भी सख्त हो गए और आवाज़ स्पॉट हो गई। मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही कि आप किस तरफ इशारा कर रही हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ फारिस और सादी की मदद करना चाह रही हूँ। बहरहाल जब फारिस मुझसे बात करने के लिए फारिग हो जाएं तो उन्हें बता दीजिएगा कि उन्होंने कल मुझे अपनी अली बाई से मिलवाना है। और हाँ, उनसे कहिएगा कि अगली कॉल वो खुद मुझे करेंगे, क्योंकि मेरे पास फ़िलहाल करने को और भी बहुत काम पड़े हैं। और खट से फ़ोन बंद कर दिया। जरताशा तैश से फ़ोन को देखती रह गई, फिर ज़ोर से वापस फेंका। बाथरूम का दरवाज़ा खुला तो वो चौंक कर मुड़ी। फारिस बाहर निकल रहा था। तौलिए से गीले बाल रगड़ता उसकी आंखों और चेहरे पे शदीद इज़्तिराब था। यकीनन उसने ये गुफ्तगू नहीं सुनी थी। वो करीब आया तो जरताशा ने बमुश्किल चेहरे के तासुरात नॉर्मल किया, हल्का सा मुस्कुराई। मैडम, प्रोसिक्यूटर का फ़ोन आया था, वो चाहती हैं कि आप उन्हें कॉल बैक कर लें। फारिस ने ज़रा चौंक कर उसे देखा, आंखें सुकेड़ कर उसके तासुरात पे गौर किया। और क्या कह रही थी? कुछ खास नहीं। वो घूमकर बेड के दूसरी तरफ चली गई और ब्रश उठाकर बालों में ऊपर से नीचे फेरने लगी। अलबत्ता चेहरे पे हल्की सी घबराहट थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फारिस जैसे आदमी को धोखा देना कम से कम जरताशा के लिए तो आसान नहीं था। वो रुख फेर कर बैठी आईने में उसको देखती रही, और फारिस अब फ़ोन मिलाकर उसे कान से लगा रहा था। फिर पलट कर वो कमरे से मुल्हिका बालकनी में जाकर खड़ा हो गया, और जरताशा की समातें तो वहीं लगी हुई थी। बालों में हेयर ब्रश फेरता हाथ रुक गया। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? आपका फ़ोन आया था? उसे फारिस की आवाज़ सुनाई दे रही थी, और वो हेयर ब्रश रखे दबे कदमों से उठी और चौखट में जाकर खड़ी हो गई। फारिस की तरफ उसकी पुश्त थी। सामने लॉन नजर आता था और उसके पार हाशिम के कमरे की बालकनी थी। हाशिम का कमरा हमेशा ही ऊंचाई पे होता और उसका कमरा नशेब में। ये फ़र्क जरताशा को आज पहले से ज़्यादा महसूस हुआ था। जी श्योर मैम, मैं कल आपको उससे मिलवा दूंगा। टाइम और जगह मैं आपको टेक्स्ट कर देता हूँ। ओके। फारिस शायद कुछ और भी कहना चाहता था, मगर दूसरी जानिब से गालिबन खुश्क लहजे में की गई बात काट दी गई थी। तभी वो खामोश हो गया और फिर फ़ोन बंद कर दिया, और जब वो पलटा तो जरताशा को वहीं खड़ा पाया। क्या कह रही थी? उसने बज़ाहिर अनजान से बनकर पूछा। दिल अलबत्ता ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, और फारिस फ़ोन बंद करता आया, ज़रा से कंधे उचकाए, खुद भी कुछ उलझा हुआ था। मुझे कल उन्हें अपनी अली बाई से मिलवाना है, उसी को बता रहा था, और फिर खामोश हो गया। जैसे उसे भी जुमर के खुश्क जवाब पे पहले से ज़्यादा हैरत हुई थी, या फिर शायद उसे बुरा लगा था। क्या वाकई जुमर उसको मुजरिम समझ रही थी? क्या आपको ये लगता है कि डीए आपको मुजरिम समझती है? जरताशा ज़रा की ज़रा एहतियात से उसका चेहरा देखती हुई करीब आई। वो जो बेड के किनारे बैठ गया था चौंक कर सर उठाकर उसे देखा, और चेहरे के तासुरात ज़रा नरम पड़ गए। आखिर वो उसकी बीवी थी, उसकी सोच पड़ सकती थी, और उसने मुबहम सा इस्बात में सर हिलाया। शायद। जरताशा को ज़रा तक़वियत मिली। गर्दन उठाकर पहले से ज़्यादा एतमाद से वो करीब आई, उसके कंधे पे नरमी से हाथ रखा। जुमर, जो भी कहे, मैं जानती हूँ आपने कुछ भी नहीं किया, और मैं जानती हूँ कि आप मुजरिम नहीं हैं। यकीनन कोई आपको फंसा रहा है। फारिस के तासुरात की नरमी बढ़ती गई, और उसने हल्का सा मुस्कुरा कर सर को खम दिया। ऐसी मुस्कुराहट जिसमें सोगवारियत भी थी और ज़ख्मीपन भी। थैंक यू जरताशा, तुम्हारी सपोर्ट मेरे लिए बहुत माना रखती है। वो भी जवाबन मुस्कुरा दी। अलबत्ता वो पहले से ज़्यादा मुस्तरब थी। उसको क्या चीज़ तंग कर रही थी? हाशिम का एक बेमानी बेसबब सा जुमला, क्या बस यही जरताशा को तंग कर रहा था? उसने सर झटकना चाहा, मगर सोचों को झटकना इतना आसान नहीं होता। ड्रेसिंग टेबल की दराज में मेरी अंजू के हाथ भिजवाई की वीडियो सीडी रखी थी, जो कि शहरीन ने भिजवाई थी, इसलिए खावर को पता नहीं चल सका था, और ना ही हाशिम को। उसने सोचा कि वह कल उसे देखेगी। हाँ, कल। और साथ ही हुआ ये सीन ख़त्म। लम्हों से अब मामला क्या हो, दिल पे अब कुछ गुजर रहा भी नहीं। जिस वक्त जुमर ने फारिस को फ़ोन किया था, वो घर में दाखिल हो रही थी। उसके चेहरे पे अजीब सी बेजारी और कदरे नागवारी थी।
موبائل پرس میں رکھتے ہوئے وہ منہ میں کچھ بڑبڑائی جیسے وہ اس سارے کھڑاک سے تنگ آ رہی تھی، مگر صرف شادی کے لیے اسے یہ سب کچھ مزید عرصہ برداشت کرنا تھا. کچھ پتہ نہیں شادی کے بعد کیا ہوگا. مین ڈور کھول کر وہ راہداری میں آئی، پھر ڈرائنگ روم کے قریب سے گزرتی ہوئے ٹھہری. جالی دار پردے کے پار مہمانوں کی باتیں اور چہرے دکھائی دے رہے تھے. ذرا اوٹ میں ہو کر اس نے دیکھا، یہاں سے صرف سامنے صوفے پہ بیٹھا حماد دکھائی دے رہا تھا. خوش شکل سا نوجوان جس کی آنکھوں پہ گلاسز تھے، مگر اس وقت وہ قدرے غیر مطمئن سی صورتحال میں بیٹھا ہوا تھا. باقی اس کی والدہ کا چہرہ تو یہاں سے دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر ان کی آواز بہرحال وہ سن سکتی تھی، اور وہ بڑے ابا سے کہہ رہی تھیں، ہمیں احساس ہے اس بات کا کہ آپ کے خاندان کی بہت قریبی وفات ہوئی ہے، لیکن آپ بھی خیال کیجئے کہ ہمارے کارڈز بٹ چکے ہیں، ہمارے سارے مہمان آ چکے ہیں، کتنے لوگوں نے باہر سے آنا تھا، وہ چھٹی لے کر آئے ہیں، وہ اس سے زیادہ ٹھہر بھی نہیں سکتے، ایسے میں ہم بہت مجبور ہیں. جی بالکل میں سمجھ سکتا ہوں آپ کی ساری بات. میں آپ کو شادی آگے کرنے کا بھی نہیں کہہ رہا، شادی اسی دن ہوگی جو کارڈز پہ لکھی ہے. میں ایک ریسٹورانٹ کا ایڈریس SMS کر رہا ہوں جہاں پہ اس وقت آپ کے شوہر ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر زمر صاحبہ کے ساتھ لنچ کر رہے ہیں. اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو خود آ کر دیکھ لیں. غیر شناسا آواز میں کہہ کر فون بند کر دیا گیا اور وہ ہیں کرتی رہ گئی. پہلے تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا، اور پھر سمجھ آنے پر وہ تیزی سے اٹھی، چہرے پہ شدید قسم کا تیش، غصہ اور الجھن سی بکھری ہوئی تھی. فارس نے اس سے ملنا ہی تھا، یہ تو وہ جانتی تھی، لیکن کسی ریسٹورانٹ میں لنچ، یہ دو الفاظ اس کو بری طرح سے کھپ گئے تھے. اور وہ زرتاشا تھی، اسے حقیقت تو جاننی تھی، اس کو اپنے دل میں موجود شک کے کیڑے کو نکالنے کے لیے کچھ تو کرنا تھا. اس نے موبائل اٹھایا اور فارس کو کال کی. 1 گھنٹی بجی، پھر دوسری، اور اس نے فون اٹھا لیا. ہاں زرتاشا بولو. آپ کدھر ہیں؟ قدرے ہچکچاہٹ سے اس نے پوچھا، اور ساتھ میں اسے خود پہ افسوس ہونے لگا کہ وہ کیسے کسی اجنبی کی کال پہ اعتبار کر سکتی ہے. میں کام سے آیا ہوں باہر. کوئی کام ہے؟ نہیں، بس میں آپ کا پتہ کرنا چاہ رہی تھی، آج آپ نے پروسیکیوٹر سے ملنا تھا نا، اس لڑکی کو، وہ سب ہو گیا خیر سے؟ ہاں، مگر میڈم ابھی تک نہیں آئی. میں اور حنین علیشہ کے کمرے میں ان کا انتظار کر رہے ہیں. ہوٹل میں؟ یعنی کہ اس کی بات ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ فارس نے بائی کہہ کر فون بند کر دیا، اور وہ ایک دم حیران رہ گئی. پھر موبائل رکھ کر ایک نئے ارادے سے اٹھی. ہوٹل کے کمرے میں خاور تیار بیٹھا تھا، اس کی نظریں گھڑی کی سوئیوں پہ تھیں. اپنے ٹارگٹ کے انتظار میں وہ لمحے گن رہا تھا. لیپ ٹاپ پہ ہاشم سے رابطہ فی الحال خاموش تھا. یہ نہیں تھا کہ ہاشم دوسری جانب موجود نہیں تھا، ہاشم بس چپ تھا، بالکل چپ، اور وہ دونوں منتظر تھے کسی کی زندگی کی تحریر لکھنے کے لیے. خاور کے ہوٹل کے کمرے سے ملحقہ کمرے میں علیشہ قدرے مسترب سی کرسی پہ بیٹھی تھی. وہ وقفے سے سامنے خاموش بیٹھی حنین اور مقابل مسترب سے ٹہلتے فارس کو دیکھتی. اس کے اپنے چہرے پہ بھی تفکر چھایا ہوا تھا. میں عدالت نہیں جاؤں گی، میں خود کو کسی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتی. اس نے انگلیاں مروڑتے ہوئے بات کا آغاز کیا، اور فارس نے رک کر جیسے بہت ضبط سے اسے دیکھا. کم از کم ابھی کے لیے تمہیں پروسیکیوٹر کے سامنے میری ایلیبائی مضبوط کرنی ہے، کیونکہ یہ سچ ہے کہ میں قتل کے وقت ادھر ہی تھا. لیکن میں عدالت نہیں جاؤں گی. وہ تو بات کی بات ہے، مگر علیشہ بے چین ہو رہی تھی. حنین بھی تو تھی اس رات ہمارے ساتھ، کیا صرف حنین کی گواہی نہیں دی جا سکتی؟ اسے کوئی چیز بہت زیادہ پریشان کر رہی تھی. میں 16 سال کی لڑکی ہوں، ان کی رشتہ دار ہوں، میں کریڈیبل گواہ نہیں ہوں. حنین نے پہلی دفعہ گفتگو میں مداخلت کی، اور وہ بھی کافی اعتماد سے. فارس اور علیشہ دونوں نے اس کو دیکھا، اور حنین نے شانے اچکائے. وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن میں کہوں کہ کیا مجھے سب کچھ بہت ہی عجیب سا لگ رہا ہے. کہیں میں تو کسی مسئلے میں نہیں پڑوں گی نا؟ علیشہ اب بھی ہچکچا رہی تھی. کیونکہ اگر میں کسی مسئلے میں پڑی تو میں آپ کو ابھی سے بتا رہی ہوں، میں اس سب سے نکل جاؤں گی. کم از کم آج کے لیے تم اس سب سے کہیں نہیں نکل رہی. فارس نے کافی سختی سے اس کا چہرہ دیکھ کر کہا، جہاں ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا. اور پھر گہری سانس لی. سامنے صوفے پہ آ کے بیٹھا اور سمجھانے والے مگر 2 ٹوک انداز میں وہ بولا، یہ نیٹ جیو والی کہانی پروسیکیوٹر کو مت سنانا. تم بس ایک ٹورسٹ کے طور پر یہاں آئی ہو، اپنی دوست سے ملنے. بات ختم سمجھ آئی؟ علیشہ کے چہرے پر ندامت سی پھیل گئی، مگر اس نے سر ہلا دیا. اوکے. فارس بے چینی سے اٹھ کر آگے پیچھے ٹہلنے لگا. پھر گھڑی دیکھی. حنین نے اس کی کیفیت دیکھ کر کہا، آپ پھوپھو کو کال کر لینا. فارس نے سر ہلا کر فون نکالا، کال ملا کر کان سے لگایا، اور گھنٹی جانے لگی. ملحقہ کمرے میں موجود خاور کے لیپ ٹاپ پہ سگنل آنے لگا. فارس کے نمبر سے کال جا رہی تھی. اس نے چند کیز دبائیں، کال کی، راستہ کاٹا، اور فارس کو فون بند کرتے کا پیغام ملنے لگا. اس نے سر جھٹک کر موبائل جیب میں ڈال لیا. ہاں یقیناً وہ آ رہی ہوگی. حنین نے خاموشی سے سر کو خم دیا. وہ اس کارروائی میں فارس کا ساتھ ضرور دے رہی تھی، البتہ وہ خوش نہیں تھی. اسے زمر کا فارس کے اوپر شک کرنا، علیشہ کے سارے معاملے میں گھسیٹا جانا، سادی کی بے چینی، ہر چیز ناخوش کر رہی تھی. کتنا ہی اچھا ہوتا اگر زمر صرف اس کی بات کا اعتبار کر لیتی، مگر اس نے صاف بے رخی سے کہہ دیا تھا کہ وہ اس کیس میں کسی کے رشتہ دار نہیں ہے. حنین نے یہ سب یاد کر کے ناگواری سر جھٹکا. آنکھیں ابھی تک سرخ تھیں. پہلے وارث ماموں کا غم، اور اس کے بعد شروع ہونے والا یہ عجیب سا پولیس کچہری قانون کا چکر، اور سین ہوا ختم. زمر نے کار ریسٹورانٹ کے باہر روکی، موبائل اور پرس اٹھا کر باہر نکلی، ادھر ادھر دیکھا.
दरवाजे के करीब मेज पे रिजर्व लगा यहाँ से भी नजर आ रहा था। वो रेस्टोरेंट का ग्लास डोर खोलकर अंदर आई, वेटर से उस मेज के मुतालिक कुछ पूछा। ये मालूम होने पर कि वो उसी के नाम से रिजर्व्ड है, वो वहाँ बैठ गई। फिर घड़ी देखी, वहाँ अभी तक कोई नहीं था। उसने कॉफ़ी ऑर्डर की और फिर उंगलियां आपस में मसलते हुए वो इंतज़ार करने लगी। क्या वो वाकई ठीक कर रही थी? क्या वाकई उसे फारिस के एलिबाई से मिलने यहाँ तक आना चाहिए था? असूलन तो फारिस को चाहिए था कि वो उस लड़की को उससे मिलवाने के लिए लेके आता, लेकिन कोई बात नहीं, वो अपनी हुज्जत तमाम कर ले। वो सादी को दिखा दे कि वो वाकई उसके मामू के लिए कोशिश कर रही है। लेकिन क्या ये सब दिखाने का कोई फ़ायदा होगा? क्या वाकई उसके ऊपर से खुदगर्जी का लेबल उतर जाएगा? इन तमाम सोचों सर झटक कर जुमर ने अपनी तवज्जो वेटर की तरफ मबजूल की, जो अब कॉफ़ी लाकर सामने रख रहा था। जब तक उसने कप उठाया, सामने से कोई आता दिखाई दिया और जुमर ने चौंक कर उसे देखा। वो जरताशा थी, स्याह लिबास पर सुरमई दुपट्टा गर्दन में लपेटे। वो खामोश नज़रों से देखती करीब आई, कुर्सी खींची, सामने बैठी और कोहनियाँ मेज़ पे रखी और हथेली पे ठोड़ी टिकाई। काफ़ी कीनतोज़ नज़रों से जुमर को देखने लगी और जुमर कदरे गैर मुतमईन अंदाज में कुर्सी के किनारे पे आगे हुई, सर के खुम से सलाम किया और पूछा, फारिस कहाँ है? और जरताशा ने हल्के से शाने उचकाए और जुमर को बदस्तूर बिना पलक झपके देखते हुए बोली, ये तो आपको मालूम होना चाहिए, क्या आपने अभी उनके साथ लंच नहीं किया? लंच? मैं तो काफ़ी देर से उनका इंतज़ार कर रही हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ बुलवाया था, मुझे किसी से मिलवाना था, लेकिन मुझे यहाँ तो कोई नज़र नहीं आ रहा। आखिर किससे मिलवाना था उनको? अपनी अली बाई से, कत्ल के वक्त वो जिसके साथ थे। जुमर को अब कुछ बहुत बुरा लग रहा था, मगर ना वो अपने महसूसात समझ पा रही थी और ना जरताशा का रवैया जो अजीब नज़रों से उसको देख रही थी। आपके लिए कुछ ऑर्डर करूं? जुमर ने कहते हुए वेटर को इशारा किया और वह करीब आया तो जरताशा ने उस पर से निगाह हटाए बगैर महज जूस ऑर्डर किया। वो सर हिलाकर चला गया और जुमर ने दोबारा घड़ी देखी और फिर मोबाइल को। आखिर फारिस कहाँ रह गया और आखिर उसने अपनी बीवी को यहाँ पे क्यों बुला लिया? उसके दिल में तो कोई गिल्ट नहीं था, वो तो उसका पुराना स्टूडेंट था और कुछ भी नहीं। और हाँ, वो सादी का मामू भी था, मगर फिर भी जरताशा का अंदाज कुछ अजीब सा था, जैसे वो कोई दूसरी औरत हो। दूसरी जानिब जरताशा मुसलसल उसे देखे जा रही थी। अंदर ही अंदर कोई लावा सपक रहा था। उसे यकीन हो चुका था कि फ़ोन जुमर ने ही उसे करवाया था। फारिस पे शक और बाकी सब वो सिर्फ फारिस की तवज्जो के लिए उसका घर खराब करने के लिए कर रही थी। उसे सामने बैठी घुंघराले बालों वाली कॉफ़ी का मग घूंट घूंट पीती लड़की बहुत बुरी लगी। आपकी और फारिस की मंगनी होते होते रह गई थी, ये सच है ना? जरताशा ने अचानक से सवाल किया और जुमर को हैरत और शौक का एक झटका लगा और वह यकटक उसे देखने लगी। कप मेज़ पे आवाज़ के साथ रखा। जरताशा, अंदर एक उबाल सा उठा। हैरत और गुस्सा बामुश्किल ही वो जब्त कर पाई। आपको कोई गलत फहमी हुई है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आप इनकार क्यों कर रही हैं? फारिस ने खुद इस बात की तस्दीक की थी कि वो आपसे शादी करना चाहते थे, लेकिन किसी वजह से ऐसा नहीं हो सका। आईब्रो उचका कर वो बोली और उसके अंदाज में जेलसी थी, मासूम सी जेलसी। और जुमर बिल्कुल सुन रह गई। अंदर कोई ज्वार भाटा सा पकने लगा। उसने सुना था कि कुछ मर्द बीवियों पे धाक बिठाने को कहते हैं कि ख़ानदान की फलां और फलां लड़की मुझ पे मरती थी, ये और वो। मगर फारिस से इस किस्म की बात की तवक्को न थी। उसका दिल मज़ीद बुरा हुआ। ये इंतहाई अहमकाना बात है। अभी फारिस आने वाले योगा, आप मेरे सामने ये बात उनसे पूछ लीजिएगा। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है तो मेरी तो शादी तैयार है। ऐसे वक्त में इस किस्म की बात आपको करना और मुझे सुनना ज़ेब नहीं देता। वो शदीद बरहमी से बोलती रुख मोड़ कर दूसरी जानिब देखने लगी। वो दो औरतें गलत वक्त और गलत मौके पे गलत मौजू छेड़ बैठी थीं और जरताशा ने हल्के से शाने उचकाए। जो आप कहें। वक्त गुजरता जा रहा था और फारिस का कोई नामो निशान नहीं था। जुमर ने कोई 10वीं दफ़ा घड़ी देखी और फिर सर्द लहजे में जरताशा को देखे बिना बोली, मुझे नहीं मालूम था कि फारिस वक्त और वादे का इतना कच्चा है। इस वक्त उसको यहाँ पर होना चाहिए था। मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं। मैं नहीं जानती वो किधर हैं। जरताशा आपके ज़रा मुदाफ़ियाना अंदाज में बोली, मुझे तो इनफैक्ट पता भी नहीं था कि वो इधर आ रहे हैं। मैं तो यहाँ शॉपिंग करने आई थी, आपको देखा तो इधर आ गई। और वो लम्हे भर को रुकी। अब उसे ख्याल आ रहा था कि अगर फारिस इधर आ गया और उसे यहाँ देखा तो फिर किस तरह वजाहत कर पाएगी। क्या पता जुमर ने यह सब उसको फारिस की नज़रों से गिराने के लिए किया हो। लहजे को ज़रा धीमा करके उसने बात जारी रखी, कल उन्होंने जिक्र किया था कि उन्हें आज आपसे मिलना है, इसीलिए मेरा ख्याल था कि वो यहीं आने वाले होंगे। जुमर ने उसकी बात को अहमियत ही नहीं दी। वो इसी तरह नज़रअंदाज किए दूसरी जानिब देखती रही। उसकी फजूल और अहमकाना बातों पे उसे अभी तक गुस्सा आ रहा था, और अगर वो कोई मजाक था तो बहुत ही बुरा मजाक था। और तभी फ़ोन की घंटी बजी और फारिस का नंबर आ रहा था। जुमर ने कॉल उठाई और खुश्क लहजे में बोली, आप किधर हैं फारिस? मैं आपका कितनी देर से इंतज़ार कर रही हूँ। चंद लम्हे खामोशी छाई रही और फिर आवाज़ उभरी, जुमर, आई एम सॉरी।
हाशिम ने लैपटॉप पे उभरते अल्फाज सुने और थके थके अंदाज में सर कुर्सी की पुश्त पे गिरा दिया। जी, आप नहीं आ रहे? जुमर ने कहा, मगर यूं लगता था वो सुन ही नहीं रहा, और वो कह रहा था जो उसे कहना था। कुछ अजीब सा था उसके अंदाज में, रुक रुक कर बोलता, बेतासुर सा अंदाज, मशीनी, ऑटोमेटिक सा। मैं तुम्हारे करीब ही हूँ जुमर, लेकिन मैं यहाँ पर आ नहीं सकता, ये मेरी मजबूरी है। मुझे तुम्हें अपनी एलिबाई से मिलवाना था, क्योंकि सिर्फ तुम ही हो जिसे मेरे कातिल होने पे शक है, मगर मेरे पास कोई एलिबाई नहीं है। जुमर धक से रह गई। उसने बेख्तियार फ़ोन को घूरा और फिर दोबारा कान से लगाया। फारिस, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। उसे कब शक था फारिस पे? वो सवाल और जवाब तो तफ्तीश का हिस्सा थे, वो शायद बुरा मान गया था। और हाशिम मेज़ का सहारा लिए कुर्सी से उठा और फिर उसी कुर्सी के कदमों में अकड़ो बेदम सा बैठ गया, मेज़ की ओट में छुपकर, सर दोनों हाथों में गिरा लिया। मगर फारिस जुमर की बात सुनने के लिए भी नहीं रुका, और वह कहे जा रहा था, और चूंकि मेरे पास कोई एलिबाई नहीं है तो इसका एक ही मतलब है कि वारिस गाजी का कातिल मैं ही हूँ, और मैं उसे वाकई नहीं मारना चाहता था, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ा क्योंकि वो मेरी बीवी के साथ मिलकर मुझे धोखा दे रहा था। और सुमर का दिमाग भग से उड़ गया। उसने बेयकीनी से सामने बैठी जरताशा को देखा, जिसका जूस आ गया था और वो स्ट्रॉ उसमें घुमाती कुछ मिक्स कर रही थी, मगन सी। फारिस की बात पर उसने जरा जरा जलन का शिकार, मगर फिर भी उसके चेहरे पे एक मासूमियत थी, बचकाना अंदाज। फारिस, आप कहाँ हैं? उसे लगा वो मजाक कर रहे। हाशिम उसी तरह बंद आंखों को उंगलियों से मसलता सर घुटनों में दिए बैठा रहा, कर्ब सा कर्ब था। आई एम सॉरी जुमर, मगर मैं वहाँ हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए। मुझे अपनी बीवी और अपने भाई दोनों को ख़त्म करना था। ऐसा किए बगैर मुझे कभी भी सुकून नहीं आएगा, और हर चीज़ सही जा रही थी। मैं सारा शक वारिस के मुतल्लिका केस पे डालने में कामयाब हो रहा था, मगर मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें मुझ पे शक है, तो मैंने सोचा कि मैं शक की तस्दीक कर लूँ। मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे पास कोई एलिबाई नहीं है। तुम इस केस की प्रोसिक्यूटर हो। सिवाय तुम्हारे हर कोई ये समझता है कि वारिस गाजी कत्ल केस में सबसे ज्यादा भाग दौड़ मैं कर रहा हूं, तो मैं बेगुनाह हूं। सिवाय तुम्हारे कोई भी मुझ पे शक नहीं कर रहा। अब अब ऐसी सूरत में जब तुम वारिस गाजी की मुतल्लिका फाइल्स निकलवाने के लिए कोर्ट से ऑर्डर लेने जा रही हो, अगर कोई तुम्हें गोली मार दे तो सबका शक इस मुतल्लिका केस तक जाएगा जिसकी वारिस तफ्तीश कर रहा था। फारिस गाजी पे तो कोई भी शक नहीं करेगा, और रही जरताशा तो तुम असल टारगेट समझी जाओगी, और वह सिर्फ कोलेटरल डैमेज। फारिस, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फारिस, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? जुमर ने घबरा कर बामुश्किल कहना चाहा, और उसके इर्द गिर्द जैसे धमाके हो रहे थे, और हाशिम ने आंखें खोली। उसे मेज़ का अंदरूनी खला नजर आ रहा था, अंधेरा घुटन। उसने फिर से आंखें बंद कर लीं और सर मजीद अंदर कर लिया, और ऊपर रखे लैपटॉप से आवाज़ें बदस्तूर आ रही थीं। जुमर, मैं तुम्हें कॉल करके सिर्फ एक बार माजरत करना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहता था, मगर मैं मजबूर हूँ। मुझे माफ़ कर देना, लेकिन तुम्हें बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। मैं तुम्हें सिर्फ एक गोली मारूंगा, सिर्फ एक गोली दिल में, और फिर सब ठीक हो जाएगा। और जुमर करंट खाकर उठ खड़ी हुई, फ़ोन कान से लगाए। उसने बदहवासी से इधर उधर देखा। जरताशा भी सर उठाकर हैरानगी से उसे देखने लगी। रेस्टोरेंट तकरीबन वीरान था। उसके पार ऊंची बिल्डिंग्स थीं, होटल्स थे। यहीं सामने वाले होटल में तो फारिस ने उसे बुलाया था, फिर अचानक से चेंज ऑफ प्लान, अचानक से सब कुछ वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी। और फारिस कहे जा रहा था, मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ ये मेरी तुमसे आखिरी गुफ्तगू है, और इस आखिरी गुफ्तगू में मैं तुम्हें अपनी हकीकत बताना चाहता हूँ। जरताशा, और तुम्हारे मरने के बाद मैं जानता हूँ मुझे सुकून नहीं मिलेगा, लेकिन कम अज़ कम मैं इस कानूनी कार्रवाई से तो बच जाऊँगा। आई एम सॉरी जुमर। फारिस, तुम किधर हो? प्लीज़ मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। जिस तरह भी हुआ मैं तुम्हारी मदद करूँगी। जुमर बेचैनी से जल्दी कहे जा रही थी, और हालात की नज़ाकत भांप कर उसे जो भी करना था जल्दी करना था। मैं तुम्हारा केस लड़ूंगी। तुमने जो भी किया उस सब की कोई ना कोई वजह तो होगी। मैं कोर्ट में तुम्हारे साथ खड़ी हूँगी। तुम जो भी कह रहे हो ये सब अटर्नी क्लाइंट प्रिविलेज के तहत महफूज रहेगा। मैं तुम्हारी अटर्नी हूँ फारिस, मेरी बात सुनो। मगर वो नहीं सुन रहा था। वो इसी तरह बातें किए जा रहा था, और बिल्कुल किसी रोबोट की तरह, जैसे उसे जुमर की किसी बात में कोई दिलचस्पी ना हो। अपनी जगह से हिलना मत। मैं तुम्हें देख सकता हूँ, तुम बदहवास हो रही हो, मगर बिल्कुल भी मत हिलना, वरना तुम्हें तकलीफ होगी। मैं तुम्हें सिर्फ एक गोली मारूंगा दिल में, बाकी मेरी बेवफा बीवी के लिए हैं। खावर ने बैरेट M95 की नल में से एक आंख बंद किए झांका और निशाना सेट किया।
फारिस प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मैं तुम्हारा केस लड़ूंगी, प्लीज़ मेरी बात सुनो। उसे लगा वो मिन्नत कर रही है और उसकी आंखों में शायद आंसू थे। जरताशा बिल्कुल हक तक सी उसे देख रही थी। क्या हो रहा है डीए? उसने पूछा, मगर जुमर को कुछ होश नहीं था। वो इसी तरह खड़ी फ़ोन कान से लगाए फारिस की मिन्नत कर रही थी। प्लीज़ फारिस, मेरे साथ इस तरह मत करो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम्हारे अंदर अच्छाई है, हर शख्स के अंदर होती है, हमें सिर्फ उसको बाहर लाने की ज़रूरत होती है। तुम्हें याद है ना, ये मैंने तुम्ही से कहा था। प्लीज़, मैं तुम्हारी टीचर रही हूँ, मेरी शादी होने वाली है। उसने कभी ज़िंदगी में किसी की इतनी मिन्नत नहीं की थी, ऐसे किसी के सामने वो गड़बड़ाई नहीं थी, मगर वो उसकी सुन ही नहीं रहा था। आई एम सॉरी जुमर, मगर मुझे ऐसा करना है। ये सब बताने के बाद मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ सकता। आई एम सो सॉरी। और वो उसके साथ बहुत कुछ कह रहा था, मगर अब की जुमर उसको सुन नहीं रही थी। वो इसी तरह भीगी आंखों के साथ मुसलसल उसे कही जा रही थी, फारिस, मैं तुम्हारी टीचर हूँ, मैं सादी की फूफू हूँ, मेरी शादी होने वाली है, प्लीज़ मेरे साथ इस तरह मत करो, अपनी बीवी के साथ इस तरह मत करो। और जरताशा हक्का बक्का सी उठ खड़ी हुई। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जुमर फारिस से ये सब कुछ क्यों कह रही है। फारिस, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, प्लीज़ मेरी बात सुनो। तुम याद करो, मैं तुम्हारी टीचर हूँ, मैंने तुम्हें पढ़ाया है, मैं सादी की फूफू हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तुम मेरे पास आओ, इधर आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। हम इस बारे में बात करेंगे, जो भी बात तुम्हें करनी है हम करेंगे। मैं तुम्हारा केस लड़ूंगी, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगी। फारिस, तुम मेरी बात तो सुनो। लेकिन अब फारिस की तरफ से खामोशी छा गई थी और वो कुछ भी नहीं कह रहा था और सांस लेने की आवाज़ तक नहीं आ रही थी। खावर ने उंगली ट्रिगर पे रखी, कान से लगे हैंड्स फ्री में कहा, सर आर यू श्योर आप अगले अल्फाज सुनना चाहते हैं? और मेज़ की ओट में ज़मीन पे बैठे हाशिम ने इस्बात में सर हिलाया। एक एक लफ्ज़। उसकी सख्ती से मीठी आंखें सुर्ख हो रही थीं। क्या तुम उसको देख सकते हो खावर? यस सर, अभी 20 सेकंड हैं, वो दोनों रेस्टोरेंट में हैं। डीए घबरा गई है, मगर वो एक बहादुर औरत है, वो भागेगी नहीं। वो आखिरी सांस तक फारिस को कन्विंस करने की कोशिश करेगी। उसके चेहरे पे इस वक्त क्या है खावर? वो शिद्दत से कनपटी मसल रहा था और सर में अजीब दर्द उठने लगा। न खौफ न परेशानी, सिर्फ शौक और बेयकीनी। नीचे रेस्टोरेंट में जुमर के सामने खड़ी जरताशा को फिक्र होने लगी थी। क्या हो रहा है? आप फारिस से क्या कह रही हैं? वो किधर है? मगर जुमर को इस वक्त कुछ होश नहीं था। उसका दिमाग कह रहा था कि वो फौरन जरताशा का हाथ पकड़कर वहां से भाग जाए, मगर दिल को अभी भी यकीन था कि फारिस ऐसा कुछ नहीं कर सकता। उसने आखिरी कोशिश करनी चाहिए। फारिस प्लीज़, तुम कुछ ऐसा मत करना जिस पे तुम पछताओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा केस भी लड़ूंगी और मैं तुम्हें सपोर्ट भी करूंगी। प्लीज़ फारिस, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? फारिस प्लीज़, मेरी शादी होने वाली है, मेरे साथ इस तरह मत करो, अपनी बीवी के साथ ऐसे मत करो। फारिस, फारिस। खावर ने ट्रिगर दबा दिया। 1 2 3 4 ताक ताक कर, और जुमर ने महसूस किया कि फ़ोन उसके हाथ से गिर गया है और वो फर्श पे जा लगा, मगर आवाज़ नहीं आई। और जुमर को उस वक्त किसी भी चीज़ की आवाज़ नहीं आई। बस यूं लगा कि कमर को कुछ चीर कर निकला है। 1 2 3, कोई बर्छी थी जिस पे आग लगी थी, कोई अजीब सा एहसास, दर्द, बेपनाह दर्द। उसने झुककर मेज़ के किनारों को दोनों हाथों से थामना चाहा, मगर तवाज़न वो बरकरार नहीं रख पा रही थी। और जरताशा की आंखें हैरत और खौफ से फैल गईं और जुमर ने देखा कि वो खड़ी थी। जुमर को अब वो ऊंचाई पे लग रही थी क्योंकि वो खुद गिरती जा रही थी। उसने लोगों को अपनी तरफ बढ़ते देखा, उसने जरताशा को भी गिरते देखा। वो औंधे मुंह ज़मीन पे जा गिरी। उसे मार्बल का फर्श अपने गाल से टकराता महसूस हो रहा था। ठंडा फर्श, सख्त से सख्त दिल जैसा ठंडा। उसके अलावा ज़िंदगी में हर आसां ख़त्म हो चुका था। हाँ, शायद कोई उसके आसपास था, कुछ सुर्ख सुर्ख सा था, कोई सुर्ख सी शय थी जो उसकी कमर से निकलकर उसके इर्द गिर्द बिखर रही थी। सफ़ेद मार्बल के फर्श पे उसके हाथों पर उसके चेहरे के करीब वो बहती जा रही थी, और वो पानी नहीं था, वो पानी से गाढ़ा था। और हाशिम के ऑफिस में अब खामोशी छा गई थी। उसने आंखें खोली, शिकस्तगी से उठा, थका थका से कुर्सी पे बैठा, लैपटॉप बंद किया और सुस्त रवि से इंटरकॉम उठाकर बोला, हलीमा, 1 कप कॉफ़ी लाओ, और फिर जब तक मैं बाहर ना निकलूं किसी को अंदर ना आने देना। मैं कुछ वक्त तन्हा रहना चाहता हूँ। फिर आंखें बंद करके सर सीट की पुष्ट से टिका दिया। सोग की एक सिपहर जुमर यूसुफ के नाम, जरताशा गाजी की नाम। तुम्हें किसी जन्नत में रहने का शौक़ था जरताशा, तुम्हारी ये ख्वाहिश भी फारिस की जगह मैंने पूरी कर दी, और सीन हुआ ख़त्म। और इसी सैड नोट पे इस एपिसोड को भी करते हैं ख़त्म। कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है? एक गुनाह को छुपाने के लिए एक के बाद एक गुनाह और मासूम लोगों की जान। कुछ बच्चियों को कर दिया यतीम, कुछ से उनकी लख्ते जिगर को छीन लिया। एक के बाद एक कत्ल। यहाँ से वाज़े हो गया कि जब आपसे एक गुनाह हो जाए तो आपको उसका इकरार कर लेना चाहिए, उस पर माफ़ी मांग लेनी चाहिए, वरना उसको छुपाने के लिए
آپ کو اس کے بعد کئی گناہ کرنے پڑتے ہیں، آپ چاہیں یا نہ چاہیں۔ کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ضرور بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں۔ کافی افسردہ، افسوس اور اداس کر دینے والی ایپیسوڈ ہے یہ، مزید پڑھنا ابھی اس وقت جاری رکھنا مشکل ہو رہا ہے۔ ملیں گے اگلی ایپیسوڈ میں، ضرور بتائیے گا اپنا فیڈ بیک کامنٹ سیکشن میں۔ اور ایسے لوگ، ایسے شاطر دماغ والے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا ذہین بنایا ہوتا ہے، اگر وہ صحیح جگہ استعمال کریں تو کیا ہی بات ہو، لیکن جب غلط جگہ استعمال ہوتا ہے تو کچھ ایسا ہی انجام ہوتا ہے۔ تو کیا سیکھا آج کی اس ایپیسوڈ سے آپ نے؟ کوئی مورل لیسن ضرور شیئر کیجیے گا باقی سب کے لیے بھی۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔